13 पर्यावरण में आज हम शुरुआत कर रहे हैं पारिस्थितिकी से। पारिस्थितिकी जिसे अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है, इसके अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन हम करते हैं। और इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है ग्रीक भाषा के शब्द, 2 शब्दों से। देखिए किस प्रकार। पर्यावरण अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। एक बात तो ये, इस शब्द की उत्पत्ति का मतलब है ये शब्द कहां से आया है। तो इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। और वो शब्द कौन सा है? जैसे ओइकोस, और इसका अर्थ है रहने का स्थान। इसी प्रकार लोगोस, जिसका अर्थ है अध्ययन करना। तो इस प्रकार इस पूरे शब्द का जो अर्थ निकल कर आता है वो है सजीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करना। अर्थात सजीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करना। सजीवों के रहने का स्थान जो है वो आवास कहलाता है। तो ऐसी जगह का अध्ययन करना जहां सजीव रहते हैं वो आता है हमारे पारिस्थितिकी के अंतर्गत। अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी के बारे में ये कहा। अर्नेस्ट हेकल के अनुसार पारिस्थितिकी क्या है, इसके बारे में उन्होंने अपना विचार दिया कि पारिस्थितिकी सजीवों का, इसके जैविक तथा अजैविक 2 प्रकार के पर्यावरण होते हैं। तो पारिस्थितिकी क्या है? सजीवों का इसके जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के साथ अर्नेस्ट हेकल के अनुसार पारिस्थितिकी सजीवों का इसके जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के साथ होने वाला पारस्परिक संबंध है। ये बात कही है अर्नेस्ट हेकल ने। एक बार पुनः, पारिस्थितिकी सजीवों का इसके जैविक यानी जिनमें जीवन है तथा अजैविक जिनमें जीवन नहीं है, इस प्रकार के पर्यावरण के साथ होने वाला पारस्परिक संबंध है।
आगे बात हम ये करते हैं कि सजीवों को जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो सभी वस्तुएं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, अपने पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। तो जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन्हें हम संसाधन कहते हैं, और यदि ये संसाधन पर्यावरण में मौजूद हैं, उन्हें पर्यावरण में सीधे ही मिल जाते हैं, तो इस प्रकार के संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। जैसे वायु है, मृदा है, वनस्पति, प्राणी या फिर जीवाश्म ईंधन हो, ये सभी प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। सजीवों को जीवित रहने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वे संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन प्रकृति में विद्यमान हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कुछ उदाहरण हम ले रहे हैं, जैसे वायु, मृदा, वनस्पति, प्राणी, खनिज तथा जीवाश्म ईंधन। ये सभी हमें प्रकृति में आसानी से मिलते हैं, इसीलिए ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। आदि प्राकृतिक संसाधन है। आगे लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र ये पारिस्थितिकी तंत्र जैव मंडल की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो एक प्रकार का खुला तंत्र है,
साथ ही साथ ये सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो दूसरी बात हम कर सकते हैं, खुला तंत्र है जो कि सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर करता है। अब ये तंत्र जहां छोटे भी हो सकते हैं वहीं बड़े भी हो सकते हैं। ये तंत्र छोटे तथा बड़े दोनों हो सकते हैं। साथ ही साथ आसपास के जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनमें खनिजों का और ऊर्जा का लगातार आदान प्रदान होता रहता है। आसपास के तंत्रों में खनिज तथा ऊर्जा का लगातार आदान प्रदान होता है। इस प्रकार जब खनिज और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है तो सभी तंत्र आपस में जुड़े हुए, सभी तंत्र आपस में जुड़े तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक बार पुनः पारिस्थितिकी तंत्र की चर्चा हम कर रहे हैं। जैव मंडल की ये संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। खुला तंत्र है जो कि सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर करता है। ये तंत्र जहां छोटे हो सकते हैं वहीं ये बड़े भी पाए जाते हैं और आसपास के तंत्रों में सदैव खनिज और ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। ये सभी तंत्र आपस में जुड़े हुए भी हैं और एक दूसरे से संबंधित भी हैं। इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए सभी पारिस्थितिकी तंत्र जो हैं वो जैव मंडल कहलाते हैं। आपस में जुड़े हुए सभी पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर जैव मंडल कहलाते हैं। एक ब्रिटिश पारिस्थितिकी विज्ञ हैं आर्थर टेंसले। उन्होंने सबसे पहले इस
शब्द का प्रयोग किया था, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग ब्रिटिश पारिस्थितिकी विज्ञ और जिनका नाम है आर्थर टेंसले ने किया। ये पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से मिलकर बना है जो अजैविक व जैविक कहलाते हैं। यह दो घटकों से मिलकर बना है। पहला अजैविक तथा दूसरा जैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र की रचना। जैसा कि अभी अभी हमने बात किया, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो दो घटकों से मिलकर बना है, अजैविक तथा जैविक घटक। इन्हें विस्तार से हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की रचना में। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पहले एक रेखा चित्र के माध्यम से हम इसकी स्थिति स्पष्ट कर दें। पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं इन्हें हम मुख्य रूप से दो बड़े भागों में बांट सकते हैं, अजैविक तथा जैविक। अजैविक घटक में फिर हम तीन कारकों की बात करेंगे, तीन चीजों से मिलकर ये बना है। सबसे पहला अकार्बनिक पदार्थ, दूसरा कार्बनिक पदार्थ और तीसरा जल वायवीय कारक। वहीं जैविक घटक को हम आगे तीन श्रेणियों में बांटकर अध्ययन करेंगे। सभी सजीव और सभी प्राणी लगभग इस श्रेणी में आते हैं।
सबसे पहले उत्पादक, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। दूसरे उपभोक्ता, जो उत्पादक द्वारा तैयार भोजन पर अपने जीवन के लिए निर्भर हैं। और तीसरे हैं अपघटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक अजैविक और जैविक एक रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। सबसे पहले अजैविक घटक को फिर से 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन करने वाले हैं। अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायवीय कारक। वही जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। रेखा चित्र बना लीजिए, आगे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले लेते हैं हम अजैविक घटक में अकार्बनिक पदार्थ। विभिन्न पोषक तत्व व यौगिक इसमें सम्मिलित हैं। जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आदि। इनका चक्रण होता रहता है। समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं, आपको लिखने के लिए समय दिया जाएगा। अजैविक घटक में हम अकार्बनिक पदार्थ की बात कर रहे थे। विभिन्न पोषक तत्व और यौगिक इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबके प्रतीक लिखे हैं यहाँ। सल्फर, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। इन पदार्थों का पारिस्थितिकी तंत्र में चक्रण होता रहता है। वहीं दूसरा जो इसका भाग था वो था कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत
कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन को सम्मिलित किया गया है। दूसरा जो भाग है अजैविक घटक का, कार्बनिक पदार्थ, उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को सम्मिलित करते हैं। वहीं तीसरा हमने देखा इसमें जल वायवीय कारक। जल वायवीय कारक को फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। इसे पहला इसका भाग हो सकता है वायुमंडलीय कारक। वायुमंडलीय कारक के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, इसमें सूर्य का प्रकाश, ताप, आर्द्रता तथा वर्षण आदि को सम्मिलित करते हैं। ये सभी अजैविक घटक में चल रहे हैं हमारे कारक। तीसरा जो इसका भाग था वो था जलवायवीय कारक। उसमें हमने इसे फिर से दो भागों में बांटा है। पहला तरीका हो सकता है वायुमंडलीय कारक, जिसमें सूर्य का प्रकाश, ताप, आर्द्रता और वर्षण आदि को सम्मिलित करते हैं। वहीं इसका जो दूसरा भाग हो सकता है जलवायवीय कारक का ही मृदीय कारक। और इसमें हम सम्मिलित करते हैं स्थलाकृति तथा मृदा गठन को सम्मिलित करते हैं। स्थल की आकृति कैसी है और वहां की मृदा का गठन किस प्रकार का है, इन्हें हम सम्मिलित करते हैं मृदीय कारक में। ये बात पूरी हो जाती है हमारे अजैविक घटक की। आगे हम लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक। जैसा कि नाम से प्रदर्शित होता है, इस घटक में सभी सजीव सम्मिलित किए जाते हैं। हमने देखा चित्र में इसे भी तीन भागों में बांटकर बताया है। सबसे पहला जो इसका भाग है वो है उत्पादक। स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। सभी सजीव प्राणी
अपने भोजन के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। क्लोरोफिल युक्त हरे पौधे इसमें सम्मिलित हैं और कुछ छोटे शैवाल जैसे कि जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित है वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, उत्पादक की श्रेणी में ही। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कौन सी क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे जो हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ इस क्रिया में जो गैस बाहर निकलती है वो है ऑक्सीजन गैस, हम सभी की प्राणवायु। तो ये बात है उत्पादक की। ये अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं है बल्कि अन्य सभी सजीव प्राणियों के भोजन का आधार है। जैविक घटक की दूसरी श्रेणी जो है वो है उपभोक्ता। स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं और भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये विषमपोषी हैं इसीलिए, क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो दूसरा या तो उत्पादक हो सकता है या अन्य कोई छोटा प्राणी। ये विषमपोषी होते हैं। अधिकतर इसमें जो पाए जाते हैं श्रेणी में वो सभी जंतु हैं। उपभोक्ता को फिर से हम आगे 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, A, B और C। सबसे पहली श्रेणी है शाकाहारी, दूसरी मांसाहारी और तीसरी उपभोक्ता की श्रेणी है सर्वाहारी। पहली श्रेणी उपभोक्ता की जो शाकाहारी है वो सिर्फ पौधों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए, पौधों पर भोजन हेतु निर्भर। उदाहरण जैसे बकरी, भेड़, खरगोश आदि। वही मांसाहारी जंतु वे हैं जो अपने भोजन के लिए शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर हैं। शाकाहारी
जंतुओं पर निर्भर, और इसका उदाहरण है जैसे शेर, बिल्ली आदि। और सर्वाहारी का मतलब क्या हुआ? सर्वाहारी वे जंतु हैं जो अपने भोजन के लिए जहां पौधों पर भी निर्भर हैं और समय पड़ने पर वो जंतुओं को भी अपने भोजन का अंग बना लेते हैं, यानी जंतु और पौधों, जंतु तथा पौधों दोनों पर निर्भर। और सर्वाहारी जंतु का उदाहरण आप ले सकते हैं जैसे तिलचट्टा, उदाहरण तिलचट्टा, जिसे कॉकरोच के नाम से भी जानते हैं, और मनुष्य। तीसरी और अंतिम श्रेणी जैविक घटक की। अपघटक नाम क्यों दिया है? जटिल अंशों को सरल अंशों में अपघटित करने का काम ये करते हैं। जटिल अंशों को सरल अंशों में, सरल पदार्थों में अपघटित करते हैं। अपघटक की श्रेणी में अधिकतर शैवाल तथा कवक आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अब शैवाल जहां जंतु ऊतकों पर क्रिया करते हैं, यहां जीवाणु और कवक इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जीवाणु जहां जंतु ऊतकों पर क्रिया करते हैं, ज से ज याद रखिएगा, वही कवक पादप ऊतकों पर क्रिया करते हैं। अब ये कैसे जटिल अंश को सरल अंशों में तोड़ते हैं? एंजाइम स्त्रवण के द्वारा। ये अपनी क्रिया करते हैं तथा जीव द्रव्य के मुख्य अंशों को पर्यावरण में छोड़ देते हैं और उन्हीं अंशों का उपयोग, जिनका उपयोग उत्पादक कर लेते हैं, तो ये पूरी बात हो जाती है हमारी पारिस्थितिकी तंत्र की रचना के घटकों की, जिसमें हमने पहले बात की है अजैविक घटक की और फिर बात हम कर रहे हैं जैविक घटक की। अगली क्लास में लेकर हाजिर होंगे हम पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार हो सकते हैं। नमस्कार।